कॉस्मोस इकोसिस्टम, जिसे मैं प्यार से कैश काउ भी कहता हूँ, टाइम टू टाइम अपने एक्टिव यूजर्स को, अपने सपोर्टर्स को रिवॉर्ड करता ही रहता है। ये समझिए कि अभी जनवरी 2024 ही हुआ है और हार्डली 20 दिन हुए हैं। आज मैं शूट कर रहा हूँ, आज 20 से 21 तारीख है। वी आर इन द फैग एंड ऑफ जनवरी, दैट इज 20th। और अभी तक ऑलरेडी बहुत सारे एयर ड्रॉप्स अनाउंस हो चुके हैं जो कि मिलने वाले उन लोगों को जो एटम को स्टेक करते हैं या टिया को स्टेक करते हैं या ऑस्मोसिस को स्टेक करते हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना फायदेमंद है। क्रिप्टो में कोई गारंटी नहीं होती, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये $100 आपके जीरो भी जा सकते हैं और आपको $10,000 बना के दे सकते हैं। तो विन्स आपके हैं, लॉसेस भी आपके हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप उस चीज को ध्यान में रखें कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। एटम को, टिया को या और भी किसी कॉइन जो कि कॉस्मोस इकोसिस्टम पे हैं, उनको स्टेक करना, क्योंकि स्टेक करने से हमें मिलता है कि हमें मिलता है APY, एक जूसी APY जो कि 10 से 15% या समटाइम्स 18% भी हो सकता है। तो आपको आपके कॉइन्स तो बढ़ ही रहे हैं, साथ के साथ जो एक हमारी ट्रेडिंग मेंटालिटी होती है कि अगर 10% बढ़ गया तो बेच दो, 20% गिर गया तो बेच दो, ऐसा नहीं। आपने एक बार लॉक कर दिया तो एक तरीके से आप एक मेंटल स्टेट में चले जाते हैं कि हाँ चलो भाई मेरे कॉइन्स है वो मैंने लॉक कर दिए। क्योंकि जब भी आप अपने एटम को या टिया को स्टेक करते हैं तो उसके साथ में एक 21 दिन का लॉक इन पीरियड भी आपको मिलता है, यानी कि आप चाह के भी उसे 21 दिन से पहले निकाल नहीं पाएंगे। इट कैन गो इधर वे, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी उसको बेचने की तो शायद आपने वो मिस कर दिए। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखो तो एक तरीके से आपका फ़ायदा भी है, क्योंकि अगर फियर मार्केट में सडनली एक फेयर आ जाता है, आप चाह के भी उसे बेच नहीं पाएंगे। और मे बी 20-21 दिन के बाद आप देखोगे तो आप रेट्रोस्पेक्ट में सोचोगे कि हाँ एक तरीके से अच्छा हुआ जो मैंने उस दिन नहीं बेचा, क्योंकि शायद बेच देता तो उस दिन एक फ़ायदा नहीं रहता मेरे को। और जितने भी वो लोग हैं जो एयर ड्रॉप फार्मिंग करते हैं, जैसे कि मैं खुद भी एयर ड्रॉप फार्मिंग करता हूँ, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है एयर ड्रॉप फार्म करने की। उसमें सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मुझे यही लगती है, स्टेक एंड फॉरगेट। दैट मीन्स कि आपने अपने कॉइन्स को स्टेक कर दिया और भूल जाइए, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। यू गेट ऑन विद योर लाइफ। जो आपको करना है अपने डे टू डे एक्टिविटी में, बच्चों के साथ खेलो, आप जॉब करो, 9 to 5 जॉब करो, शाम को जाओ अपने फैमिली के साथ घूमो फिरो, जो भी करना है आप करो। और आपकी कॉइन्स जो आपके लिए काम करेंगे, आपको एक जूसी APY देते रहेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि आपने एटम को या टिया को या ऑस्मो को, ये जो भी कॉइन्स हैं उनको आपने स्टेक किया है, उन चेन्स के ऊपर कोई नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो वो मोर ऑफन देन नॉट जो उनके स्टेकर्स होते हैं उनको कुछ फ्री में एयर ड्रॉप कॉइन्स दे ही देते हैं। इट्स अ विन विन सिचुएशन हर तरीके से। और आई एम श्योर मैंने इतनी जो गाथा गाई है आपको उसकी शायद ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि आपने इस वीडियो को क्लिक किया, इसका मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये कितना फ़ायदेमंद होता है। ये तो रही सारी अच्छी बातें स्टेकिंग को लेके, पर कुछ इसके डाउन साइड्स भी हो सकते हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और जो मेरी स्टेटेड पोजीशन है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ और मेरी क्या स्ट्रैटेजी है स्टेकिंग को लेके, स्पेशली एयर ड्रॉप फार्मिंग को लेकर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप ऑन टू द मीट ऑन द बोन और शुरू करते हैं। इसके लिए लेके चलूंगा मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहले आपको चाहिए एक केपलर वॉलेट। केपलर वॉलेट को आपको फंड कर लेना है। देख सकते हैं आप मेरे पास $450 पड़े हुए हैं। अब इनको मैं स्टेक करूंगा। स्टेक करने के लिए मैनेज प्रोफाइल इन केपलर वॉलेट डैशबोर्ड पे हम जाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पर हम डैशबोर्ड के अंदर देख सकते हैं कि सेलेस्टिया, कॉस्मोस है और ऑस्मोसिस चेन्स हैं जो कि अवेलेबल है। और भी बहुत सारी चेन्स हैं और स्टेकेबल चेन्स है। वो दिखा रहा है कि कॉस्मोस हब में स्टेक कर सकता हूँ मैं। अवेलेबल बैलेंस 21.11 एटम है मेरे पास में। और उसके साथ में ये लिस्ट है जो भी वैलिडेटर्स अवेलेबल है इस समय। इनमें मैं कॉइनबेस, बाइनेंस नोड, ये इस टाइप के जो क्रैकन हो गया, इस टाइप के जो भी एक्सचेंज वाले जो वैलिडेटर्स हो गए, लेजर हो गए, इनको मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एयर ड्रॉप्स हैं जो इनको हमेशा एक्सक्लूड कर देते हैं। ट्राई करता हूँ कि इंडिविजुअल हो। प्रिज्म, स्टेक एंड अर्न, ये दिखा रहे हैं कि कमीशन 7.5% लेते हैं। हम जाके इनके वेबसाइट पर देखते हैं, ये लोग अभी एक स्टेक ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि अगर हम इस वैलिडेटर के साथ स्टेक करते हैं अपने एटम टोकन को, तो जब ये लोग एयर ड्रॉप करने वाले होंगे तो हमको कंसिडर करेंगे। तो मैं इस वाले वैलिडेटर को यूज़ करने वाला हूँ करने के लिए। ऐसे ही आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे वैलिडेटर्स हैं यहाँ पे। नॉर्मली रूल ऑफ थंब ये है कि आप जाइए, उनका देखिए कि उनके परसेंटेज कमीशन कितना है, APY वो कितना दे रहे हैं, APR कितना दे रहे हैं इस केस में। और आप जाके उनकी वेबसाइट की लिंक भी वहाँ दी होती है, आप उसको क्लिक करके आप ओपन करके उनके बारे में फर्दर चेक कर सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं कर रहे हैं। तो जैसे प्रिज्म में गया मैं, अब यहाँ पे देखिए मेरा लिखा हुआ है स्टेक एट 0 एट द मोमेंट, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ स्टेक नहीं किया है। लेकिन अब मैं यहाँ पे स्टेक करने वाला हूँ। कुछ 24-25 के अराउंड मेरे पास कॉइन्स पड़े हुए हैं, एटम्स पड़े हुए हैं, तो उसमें से मैं 24 या 24.5 को स्टेक कर दूंगा। थोड़े बहुत रख लूँगा क्योंकि नेटवर्क फीस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो आप वो ब्लू बटन दबा के मैक्स कर सकते हैं, लेकिन मैक्स करने से फिर आपको मुश्किल आ जाएगी। तो थोड़ा बहुत आप हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि गैस वैस नेटवर्क फीस लगती है। तो 24.5 है जो मैं अभी स्टेक करने वाला हूँ। और ये ब्लू बटन के साथ ही जो पर्पल बटन है इसके साथ मैंने क्लिक किया तो स्टेक हो जाएगा। ऊपर आप एक डिस्क्लेमर देख सकते हैं कि वहाँ लिखा हुआ था कि आपके जो फंड्स हैं वो 21 दिन के लिए लॉक हो जाएंगे।
अब ये जो ट्रांजैक्शन आया इसको मुझे अप्रूव करना है मेरे लेजर के ऊपर, तो मैं अपने लेजर पे जाऊंगा और इसको अप्रूव कर दूंगा। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन फीस देख सकते हैं, काफ़ी कम है, 0.009332 एटम, जो कि 0.09 है, यानी कि सिर्फ 9 सेंट लग रहे हैं स्टेक करने के लिए। यही सेम चीज़ अगर मैंने इथीरियम मेननेट पे की होती तो शायद $50-60 लगते या कितने लगते, मुझे तो पता भी नहीं, क्योंकि मैं उतना इथीरियम को अवॉइड ही करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस लग जाती है और मैं इतना बड़ा वेल हूँ भी नहीं। तो यहाँ पे अभी आ रहा है, देखिए साइन ऑन लेजर, तो मैंने उसको अभी साइन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेजर पे। अब मैं साइन कर दूंगा, इसको अप्रूव कर दूंगा और ये मेरे जो कॉइन्स है वो डेलीगेट हो जाएंगे प्रिज्म वैलिडेटर के साथ। तो मैंने उसे साइन कर दिया, ट्रांजैक्शन इज इन प्रोग्रेस आ गया है और देखिए वो ग्रीन हो गया सक्सेसफुल, यानी कि मेरे जो कॉइन्स है वो स्टेक हो चुके हैं। मैंने उनको स्टेक कर दिया प्रिज्म वैलिडेटर के साथ में। अब माई वैलिडेटर्स में आप देख सकते हैं प्रिज्म नाम आ गया है और मैंने कितने स्टेक अमाउंट रखे हैं, 24.5 आइटम है, जिसकी वैल्यू भी 250 के करीब है। कमीशन ये लोग 7.5 काट लेंगे, जो थोड़ा सा ज़्यादा है, पर क्योंकि मैं एयर ड्रॉप फार्म कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने इनको यूज़ कर लिया, अभी इन्हें चूज़ कर लिया। सिमिलरली हम सेलेस्टिया चेन पे जाएंगे, मेरे पास 10 पॉइंट समथिंग टीआर टोकन पड़े हुए हैं। अब मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे इसको स्टेक कर सकता हूँ। कॉस्मोस हब पे आप जाके देखेंगे 24.5 मेरा स्टेक्ड अमाउंट है, लेकिन सेलेस्टिया पे भी 0 है। अवेलेबल बैलेंस मेरे पास 10 से ज़्यादा है। अब हम जाएंगे अगेन सर्च करेंगे, पॉलीगॉन चेन हो गया या फिर अगेन कॉइनवेस हो गया या बाइनेंस हो गया, इस टाइप के वैलिडेटर्स को अवॉइड करो हमेशा और ट्राई करो कि थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन को आप प्रमोट कर रहे हो तो कोई इस तरीके का वैलिडेटर हो जो कि बहुत बड़ा भी ना हो, बहुत छोटा भी ना हो और आपको डिसेंट एपीआर दे रहा हो, साथ में कमीशन भी कम ले रहा हो, जैसे कि वो 100% ले रहा था। ये node.guru, इनका वेबसाइट भी होगा, जैसे कमीशन ये लोग 9% लेने वाले हैं तो मैं इनको यूज़ नहीं करने वाला हूँ। चलिए KJ नोड्स है, ये लोग 15 API ले रहे हैं और 5% कमीशन ले रहे हैं और ऐसे ही चेक करते रहना। आपको देखना है टॉप 20 टॉप 25 में आप जाके चेक कर सकते हो कि जो भी आपको कमीशन कम लग रहा हो आप वहाँ जाके करिए। प्रिज्म जो है वो सेलेस्टिया चेन पे एक वैलिडेटर नहीं है तो इसलिए वो मुझे नहीं मिला, मैंने सोचा कि उनको वहाँ पे भी ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कोई ना कोई अच्छा मिल ही जाएगा जो कम कमीशन ले रहा होगा, अच्छा APR दे रहा होगा। तो चलिए जैसे स्टेक्सिटो है, ये लोग 5% कमीशन ले रहे हैं, 15% का APR दे रहे हैं। तो स्टेक्सिटो की वेबसाइट पे हम जाके देखते हैं कि क्या इनका हिसाब किताब है। तो मिंट स्कैन खुल गया, यहाँ पे हम आके देख सकते हैं कि लोग कहाँ पे क्या कितने चेंज के वैलिडेटर्स हैं। वैलिडेटर्स एक और है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार को। इनकी तो वेबसाइट ही नहीं खुल रही, तो आप डाउन राइट इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसे वैलिडेटर के साथ तो जाने नहीं जो अपनी खुद की वेबसाइट ही मेंटेन ना कर सकें। तो ऑल नोट्स मुझे एक ठीक ठाक सा लग रहा है। ये लोग भी 5% कमीशन लेते हैं, 15% का APR देते हैं और इनकी वेबसाइट खोल के देखेंगे तो ये पता चलेगा कि कहाँ पे इन लोगों का ये पेज है टिया नोड को लेके। साथ में ही टिया के साथ साथ हम और भी देख सकते हैं कि स्टेकिंग क्या है, उनकी होस्टिंग क्या है, कितना इनका प्राइस चल रहा है, क्या कमीशन है क्या नहीं है। तो ये जो भी पेरिफेरल जानकारी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं और देख सकते हैं कि ये लोग क्या क्या सपोर्टेड चेन्स हैं इनके पास। तो ये काफ़ी सारी चेन्स पे जाके वैलिडेटर बने हुए हैं, तो ये मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। मेरे ख्याल से इसके साथ जाया जा सकता है। तो अब मैं जाऊंगा और इसके साथ ही स्टेक करूंगा। तो स्टेक के लिए हमें अगेन वो पर्पल वाला बटन दबाना है और मुझे कितने कॉइन्स को स्टेक करना है वो देखना है। और ऊपर उन्होंने डिस्क्लेमर फिर से लाल रंग में दे दिया कि स्टेकिंग विल लॉक योर फंड्स फॉर 21 डेज, तो वो हो जाएगा। क्योंकि 10 पॉइंट समथिंग है मेरे पास तो 9.5 में स्टेक कर देता हूँ, थोड़ा बहुत रखता हूँ नेटवर्क फीस के लिए। अब मैं क्लिक करूँगा ये स्टेक वाली बटन को। इसको स्टेक करने के साथ ही साथ अगेन वो एक ट्रांजैक्शन पॉपअप होगा जिसे मुझे जाकर के अपने लेजर के ऊपर वैलिडेट करना है, अप्रूव करना है। तो मैं वो वैलिडेट अप्रूव वाली बटन को दबाऊंगा तो मेरे लेजर के ऊपर में आ जाएगा ट्रांजैक्शन को साइन करने के लिए। अब मैं वो उसको साइन कर देता हूँ। साइन करने के साथ ही ये मेरे जो कॉइन्स है वो स्टेक हो जाएंगे ऑल नोड्स वैलिडेटर के साथ सेलेस्टिया नेटवर्क के ऊपर जो टिया टोकन्स है 9.5। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन इज इन प्रोग्रेस और अभी ग्रीन वाला पॉपअप भी आ जाएगा जो हमें बोलेगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुकी है और जो मेरे कॉइन्स है वो सक्सेसफुली टेक हो चुके हैं। इट इज़ दैट ईजी। आपको चाहे तो आप वो ट्रांजैक्शन भी जाके उनके स्कैन पे देख सकते हैं कि हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हम यहाँ डायरेक्टली देख सकते हैं कि स्टेक्ड अमाउंट इज 9.5 टिया, जिसकी वैल्यू अभी अराउंड $180 है। अवेलेबल बैलेंस मेरे पास कुछ हाफ टिया बचा हुआ है तो मैंने उसको रख लिया नेटवर्क फीस के लिए। फर्दर डाउन अगर मेरे को कभी दोबारा से यहाँ पे फंड भेजना है कुछ करना है तो थोड़ा बहुत मेरे पास टिया रहना चाहिए। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ अपने एटम, टिया या ऑस्मो किसी भी कॉस्मोस इकोसिस्टम की कॉइन को, टोकन को आप कैसे स्टेक कर सकते हैं और APY ले सकते हैं और साथ के साथ एयर ड्रॉप जो है वो सोने पे सुहागा होने वाला है। तो ये तो रही स्टेकिंग की बात और अच्छी अच्छी बातें जैसे कि मैंने कहा। अब हम आ जाते हैं उस डाउन साइड
डाउनसाइड के ऊपर जो कि मैं पहले आपको बता रहा था कि मैं डिस्कस करने वाला हूं बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो मेरे ख्याल से जो पहला डाउनसाइड है वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि मैंने आपको ट्यूटोरियल में भी दिखाया था, और वो लोग बहुत ही क्लियरली स्टेट करते हैं। आप इसे अपसाइड कह लो, डाउनसाइड कह लो, या ग्लास हाफ फुल या ग्लास हाफ एम्प्टी कह लो, तो मैं तो आई एम दैट काइंड ऑफ अ गाय जो कि हाफ ग्लास फुल ही कहूंगा कि आपको अपने कॉइन्स को कम से कम 21 दिन के लिए स्टेक करना है, यानी कि वो लॉक हो जाते हैं 21 दिन के लिए और आप चाह के भी उसे बेच नहीं सकते, लिक्विडेट नहीं कर सकते। मेरे लिए वो कोई डाउनसाइड नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए कि ये एक डाउनसाइड हो सकता है आपके लिए अगर आपके पास फंड्स कम है या आप डरते हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट सडनली कभी फॉल कर जाए या कभी बहुत ज़्यादा शूट कर जाए और आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे कि वो 21 दिन के अंदर अंदर क्या पता मार्केट आपकी जो सेल करने की अपॉर्चुनिटी थी वो निकल जाए, तो ये एक रिस्क है जो आपको लेके चलना पड़ेगा। आपको अपना देखना है कि आप कैसे उसको हेज करते हैं। मेरी हेजिंग स्ट्रैटेजी ये है कि मैं सारे के सारे फंड्स को लॉक नहीं करता हूँ, मैं कुछ लिक्विड भी रखता हूँ और उनको जब मैं चाहूँ तब लिक्विडेट कर सकता हूँ। वो मेरे फंड्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं मार्केट में खेल सकता हूँ। दूसरी मेरी स्ट्रैटेजी है वो एक लॉन्ग टर्म गेम की स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे मैंने अपने कॉइन्स को लॉक कर दिया। आई लाइक टू रीप द बेनिफिट्स इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आज मैं स्टेक करता हूँ और आने वाले 1 साल 2 साल इसके दौरान जितने भी नए नए कॉइन्स एयर ड्रॉप होने वाले हैं, क्या पता मैं उन कॉइन्स की एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाऊँ और मुझे फ्री में ही कॉइन्स मिल जाएं, और साथ के साथ मेरे एटम कॉइन्स बढ़ भी तो रहे ही हैं। दूसरा डाउन साइड जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है कि स्टेकिंग के जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो APY मिलता है इन सर्टेन ज्यूरिडिक्शन इन द वर्ल्ड, वो एक टैक्सेबल इवेंट हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जितने कॉइन्स कमा रहे हो, जितने कॉइन्स आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड के रूप में मिल रहे हैं, तो वो एक टैक्सेबल इवेंट होता है। तो आपको उसको ध्यान रखना होगा जब आप अपने टैक्स को फाइल कर रहे हैं कि आप उसको अकाउंट फॉर करें, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपने ज्यूरिडिक्शन के टैक्स लॉस को ब्रीच करें और किसी भी प्रॉब्लम में फंसे। थर्ड पॉइंट है जो एयर ड्रॉप कॉइन्स आपको मिलने वाले हैं कई वर्ल्ड के ज्यूरिडिक्शन में, वो फ्री एयर ड्रॉप भी टैक्सेबल इवेंट होता है। अब उसको वो कैसे टैक्स करते हैं, कितना वैल्यू रखते हैं, जीरो रखते हैं कि उसको किस मार्केट प्राइस पे रखते हैं, वो कुछ मुझे नहीं पता है। वो आपको आपके टैक्स लॉ के हिसाब से देखना पड़ेगा, वो आपको आपके ज्यूरिडिक्शन में जो टैक्स लॉज हैं उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ये एक हेडेक है जो आपको लेना पड़ेगा या आपके टैक्स अकाउंटेंट टैक्स एजेंट को लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको अपने टैक्स फाइल करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 मेजर ड्रॉबैक्स है जो मुझे लगता है कि ड्रॉबैक्स है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा टेक क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो मेरा टेक इसमें ये है कि मेरे लिए इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मैं अगर अपने कॉइन्स को 21 दिन के लॉक करता हूं तो एक तरीके से वो मेरे लिए मेरे खुद के इमोशंस को ब्लॉक कर देता हूं। अगर मार्केट में कुछ ऊंचा नीचा होता है तो भी मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता हूं, और 21 दिन के बाद में जब वापस आके देखूंगा तो मुझे लगेगा शायद अच्छा ही हुआ जो कि मैं उस दिन अनलॉक नहीं कर पाया। साथ के साथ मुझे APY भी मिल रहा है और एयर ड्रॉप्स के लिए भी मैं एलिजिबल होते जा रहा हूँ, तो इट्स अ विन 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 सिचुएशन फॉर मी। दूसरी बात, जो टैक्स की बात है, तो टैक्स तो आपको हर समय भरना चाहिए और टैक्स भरने के लिए हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो वही बात होगी कि अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं 100 रुपये नहीं कमाऊँ, कहीं मुझे 40 रुपये ना देने पड़ जाए टैक्स के लिए। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो उसमें 40 रुपये अगर आपने टैक्समैन को दे भी दिया तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं होनी चाहिए। 60 रुपये तो आपकी बच ही रहे हैं ना, और वो 60 रुपये भी यहाँ इस केस में जहाँ हमें APY मिल रहा है या तो फ्री के एयर ड्रॉप्स मिल रहे हैं तो फ्री ही है। तो जो 60 रुपये भी मेरे को मिल रहे हैं वो फ्री ही तो मिल रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए टैक्स देते समय। तो मेरा तो ये टेक है और मैं चाहता हूँ आई एम एब्सोल्युटली लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो मैं जिस जुरिडिक्शन में रहता हूँ यहाँ पे सब कुछ लीगल है, क्रिप्टो इज एब्सोल्युटली लीगल है जहाँ मैं रह रहा हूँ। मुझे अपने टैक्स लॉस को अबाइड करते हुए अपने टैक्स देने में कोई इशू नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि केपलर वॉलेट कैसे बनाए तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ये प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे वॉलेट बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।